भारत तुम्हारी माता है तो संविधान तुम्हारा बाप है। लेकिन भारत में अडानी से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, यानी कि उसने प्रधानमंत्री को काम पे रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ताकत जो है उसको ये पता है कि हम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पे चुनाव जीत सकते हैं। मोदी जी तो ड्रोन से देख लेते हैं, ड्रोन से लाशें भी देख लेते तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। गौतम बुद्ध के 84,000 बौद्ध स्तूप थे भारत में, कहाँ गए? खुदवाया जाए क्या? कोई कह रहा है कि खुदवाया जाए? पहली बार आजाद भारत में हुआ है कि कोई भी जाट केंद्रीय मंत्री नहीं, कैबिनेट में नहीं है। राज्य मंत्री हैं बालियान जी, और राज्य मंत्री क्या होता है हम भी जानते हैं। अगर राहुल गांधी जी अपना जनेऊ निकाल के या टीका लगा के मंदिर जाके दिखाएंगे कि मैं बीजेपी से बड़ा हिंदू हूं तो वो चुनाव नहीं जीत सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो हमें साथ प्रशांत कनौजिया है, राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता है, इनसे बातचीत करेंगे। देश भर में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का जो विमर्श शुरू हुआ है उसको लेकर ये किस तरह से देख रहे हैं, एक के बाद एक मस्जिद के नीचे मंदिर बताने की जो कवायद शुरू हुई है उसको लेकर ये किस तरह से देखते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। कैसे आप देख रहे हैं सर, जिस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद से जो शुरुआत हुई थी अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ताजमहल तक बात पहुंची, अजमेर शरीफ तक बात पहुंची। कहा जा रहा है कि ये जो दिल्ली के अंदर भी जो है कई सारे जो है मंदिर है नीचे दबे हुए हैं और उन सबको उभारने की जरूरत है, इतिहास को बदलने की जरूरत है, नाम बदलने की जरूरत है, सब कुछ कर रही है सरकार। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि इस समय ये पूरी कोशिश की जा रही है कि देश जो आर्थिक डिजास्टर से गुजर रहा है, किसान परेशान है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, डॉलर की कीमत रोज मजबूत होते जा रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ऐतिहासिक गिरावट। सिलेंडर का कीमत 1,000 रुपए के पार हो चुका है। पेट्रोल आप देखिए क्या रेट है। दिल्ली में धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगे हुए आपने नहीं, वो तो धन्यवाद हर चीज पे दे देंगे, उनको तो यही नहीं पता कि इस बात पे धन्यवाद दे रहे हैं। सीएनजी का रेट आप देखिए कितना 70-80 रुपए पहुंच चुका है। रिक्शा वाले भाई बड़े परेशान हैं। सारे मुद्दों को नजरअंदाज करके ज्ञान व्यापी में क्या है, अजमेर दरगाह शरीफ में क्या है, फलाने मस्जिद में क्या है। अरे पहली बात तो इनको खुद पता है कि स्वास्तिक इनका है क्या। मुझे वेद में कौन सी किताब में दिखा दीजिए स्वास्तिक बना हुआ है। दरअसल ये लोगों को कुछ पता तो है नहीं, और ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा, ये तो हम और आप ना, ये कोई जनता तय। भावनाएं आहत हो जा रही है लोगों की। इतनी कमजोर भावनाएं जिस धर्म की होती हैं, मुझे लगता है वो धर्म सबसे कमजोर होता है। तो अगर मुझे लगता है छोटी छोटी बातों पे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उनको अपने धर्म को ऊपर काम करना चाहिए, ना कि लोगों पर अटैक करना चाहिए। देखिए, कोई भी रिलीजन हो उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक भारत सरकार की योजना है खेलो इंडिया, अब लग रहा है खोदो इंडिया शुरू हो गया है? मैं कह रहा हूँ खोद दीजिए सारी चीजें। सिर्फ अभी तक का क्यों खोद रहे हैं? आप अगर आज कह रहे हैं कि इस मस्जिद के नीचे, इस दरगाह के नीचे मंदिर है, आप मंदिर खोदिए ना। मंदिर के नीचे आपको बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। आप बुद्ध को खोदेंगे तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिलेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आई उसी तरीके से चीजें निर्माण होती गई। अब ये लोग बोल रहे हैं, अब इनको ये नहीं पता होगा कि भारत के अंदर जो हिंदू राजा थे उसमें भी वैष्णव राजा थे और शैविक राजा थे। जो वैष्णव राजा शैविक राजा को हरा देता था तो उसके शिव के मंदिर को तोड़ के विष्णु का मंदिर बनवाता था, और जब शैविक जीतता था तो वो विष्णु के मंदिर तोड़वा के वहाँ शिव के मंदिर बनाता था, और उसके यहाँ के सारे तरीके के प्रतीकात्मक मंदिर उनकी व्यवस्था को तोड़ता था। ये एक स्वाभाविक सत्ता पर वर्चस्व कायम रखना और तथा उस सत्ता के उस जो राज वहाँ बसा हुआ था उसके प्रतीकात्मक चीजों को नष्ट करना, ये आज से नहीं चलता आ रहा है। ये जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन और वॉर जैसे चीजें पैदा हुई हैं तब से होता आ रहा है, जब ह्यूमन अपने आप को सुप्रीमिस्ट साबित करने में लग गया। ये अनपढ़ भी हैं और कुपढ़े भी हैं। देखिए, आप यूनिवर्सिटी जाइए। मैं इन लोगों से अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले मामले में हुआ जब ताजमहल पे लगाया, उन्होंने कहा ना जाइए पीएचडी करिए ना। आप पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हो? आप कह रहे हो सर्वे करिए। सर्वे रोज इनका काम है, सर्वे करते रहें, किसके कौन से अवशेष मिलेंगे, किसका क्या मिलेंगे। बहुत सारे गौतम बुद्ध के 84,000 बौद्ध स्तूप थे भारत में, कहाँ गए? खुदवाया जाए क्या? कोई कह रहा है कि खुदवाया जाए? जमाना आगे बढ़ गया है। अब बोलिए, कहीं स्कूल कितने बन रहे हैं, अस्पताल कितने बन रहे हैं, कोरोना में जो लाशें बह रही थी उस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इन सभी चीज़ों पे ना फोकस करते हुए ये सारी चीज़ें। मोदी जी तो ड्रोन से देख लेते हैं, ड्रोन से लाशें भी देख लेते तो बड़ी अच्छी चीज़ें होती, वो तो बाकी लोगों को देखना पड़ा ड्रोन से। स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, कौन सा स्टार्टअप? भारत में क्या स्टार्टअप हो रहा है बताइए? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं मैं ड्रोन भेज के चेक कर लेता हूँ।
क्या बात कर रहे हो? मतलब आप प्रधानमंत्री होकर इस तरीके का, आपने भी एक बात बोला था कि हम तो ऐसे समय में अपना जहाज भेजते हैं जब बादल होता है ताकि रडार पकड़ ना पाए। डिजिटल कैमरा आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जब ये लॉन्च भी नहीं हुआ था तब मोदी जी ने इस्तेमाल कर लिया था। मेल भी कर रहे थे। गरीब बच्चा, मैं आज तक DSLR कैमरा नहीं खरीद पाया, डिजिटल कैमरा, मॉडर्न एज में पैदा होने के बावजूद भी। लेकिन मोदी जी चाय बेचते थे, गरीब माँ के बेटे थे, मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने डिजिटल कैमरा भी चलाया, ईमेल भी चलाया जब इंटरनेट था भी नहीं। तो ये तो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, स्टैंड अप इंडिया नहीं हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो पूरी राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूम रही है, और 2024 का चुनाव, उससे पहले गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, क्या आपको लग रहा है एजेंडा फिक्स किया जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे? देखिए, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, RSS की ताकत जो है उसको ये पता है कि हम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पे चुनाव जीत सकते हैं, मुद्दों पे तो नहीं जीत सकते। तो वो यही काम कर रहे हैं, पर उनको ये समझना चाहिए कि जब जंगे, माइलेज भी उसमें अच्छा मिल रहा है सरकार को, पार्टी को। अब लोग मोरली इतना करप्ट हो चुके हैं कि उनको लग रहा है कि अपने पड़ोसी मुसलमान को मार देने में ही राष्ट्रवाद है। तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जंगे आज़ादी में उनका भी योगदान था, और जब बंटवारा हुआ, जब तकसीम हुई इस देश मुल्क का, तो उनके पास ऑप्शन था ये देश छोड़ने का। वो नहीं गए, उन्होंने चुना इस देश को। और आज भी नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त इस ज़मीन को चूमने का काम करते हैं। विजय माल्या के जैसे, नीरव मोदी के जैसे देश छोड़ के नहीं भाग जाते। तो कौन राष्ट्रवादी? आप मुझे एक मुसलमान बता दीजिए जिसने देश का पैसा लेके भाग गया हो। एक मुसलमान बता दीजिए। जितने हैं सब कौन है? ज्ञान व्यापी में बाबा मिल गए, शिवलिंग मिल गया है, एक और मंदिर मिल सकता है 2024 चुनाव से पहले। अरे कयास लगा, कहीं भी मंदिर बन सकता है, ये तो किसको भी मंदिर बना देंगे। हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जिनको मंदिर में कन्वर्ट किया गया। और इनको ये समझ लेना चाहिए कि राम मंदिर, अयोध्या का जो विषय था, अयोध्या के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि अब के बार जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप हैं उनको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट से वर्शिप एक्ट पास हुआ है जो कहता है कि इस तरीके की चीजें नहीं कहा जा रहा है, अब इसको जो है बर्खास्त किया जाए, खत्म किया जाए इस एक्ट को, 1991 का जो एक्ट है। ये तो संविधान को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि भैया वोटिंग राइट छीन लो, मुसलमानों का वोटिंग, आरक्षण खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई इच्छा तो इनकी बहुत है, पर सारी इच्छा पूरी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि 585-86 के आसपास नए जो है अरबपति पैदा हो गए हैं पूरी दुनिया में। आपको क्या लगा, 99% लोगों की जो आय है वो घटी है। तो इस दौर में और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है पूरा देश जो है भजन कीर्तन हवन इन सब में लग गया है और जो काम धंधा है वो सब ठप हो गया उस तरह से? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जितना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर एक गांव में 100 लोग रहते हैं और उस गांव में अगर 100 लोगों के पास एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का पैसा है, तो मैं उस गांव को संपन्न मानता हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति है जो अरबपति है, मैं उस गांव को एकदम गरीब और घटिया गांव मानता हूँ। तो यही इस देश के अंदर हो रहा है कि जो पहले अपर मिडिल क्लास था, जो थोड़े से रिच एफिलेंट फैमिली थी, जो बहुत सारे लोग, हर मोहल्ले में एक अच्छा बिजनेसमैन होता था, हर चौल में एक बिजनेसमैन होता था, हर गांव में एक बिजनेसमैन होता था, 2-4 बिजनेसमैन होता था, कोई लकड़ी का बिजनेसमैन है, कोई लोहे का है। ये चीज़ें खत्म हो रही है। अब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। पूरे देश में 1% लोगों के पास देश का 75% वेल्थ है। आप सोचिए, अगर किसी दिन 90 हो गया, किसी दिन 100 हो गया, तो आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलेगा कि 6,000 रुपये में महीने में काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो उठा के जेल में भेज देंगे देशद्रोह के आरोप में। तो ये सारी चीज़ें देश को कहाँ लेके जा रही है, और ये कौन सा विश्वगुरु बन रहा है? मैं कह रहा हूँ मोदी जी से अपील है मेरी, विश्वगुरु बनाइए ना, पर जितना US का पर कैपिटा इनकम है उतना इंडिया का कर दीजिए ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो तैयारी चल रही है, और डेप्थ कितना है, कर्जा कितना है, वो भी तो ट्रिलियंस में है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के वेल्थ को हम देश का वेल्थ नहीं मानते। ठीक है, वो पैसा कमाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं, 2018 में उनकी संपत्ति 11.2 बिलियन थी, अब 2022 में उनकी संपत्ति 122 बिलियन हो गई। चलो अच्छी बात है, हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा अडानी जी ने किया। पर मुझे आप एक ऐसा मामला बताइए कि किसी गांव में कोई व्यक्ति 10 लाख का मालिक था और 4 साल के अंदर बिजनेस कर रहा था, 10 लाख रुपए साल के कमा रहा था, और उसका टर्नओवर अचानक से 500 करोड़ हो गया हो, या 100 करोड़ हो गया हो, या 20 करोड़ हो गया हो। कहीं नहीं हुआ। तो ये अनफेयर मीन्स है
कमाए गए पैसे हैं अनुकंपा के आधार पर मोदी जी, आप देखिए टाइम मैगजीन का एक लिस्ट आया 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों का, वो चाहते तो मोदी को बाइडन, जैसे बाइडन को डाला मोदी जी को डाल सकते थे, तो उनको पता है मोदी जी किसके लिए काम करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे सुपर प्राइम मिनिस्टर गौतम अडानी जी का नाम डाल दिया कि ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये क्या बताता है कि भारत में अडानी से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, यानी कि उसने प्रधानमंत्री को काम पे रखा हुआ है। तो ये तो शर्म की बात है, मोदी जी 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में नहीं शामिल है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस तरह 2024 के चुनाव पर अब सभी की नजरें हैं, निगाहें हैं, और मोदी जी साफ कर चुके हैं, आपको मालूम नहीं है कि हम किस मिट्टी से बने हुए हैं। पिछले दिन उन्होंने बयान में भी कहा था कि तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की और जो कार्यकर्ताओं की तैयारी है पूरी 2024 में फिर से सरकार बनाने। क्या आपको लग रहा है विपक्ष और खासतौर पर आपकी जो पार्टी है, क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा एक सैद्धांतिक निर्णय हमने लिया है, हम भी सत्ता में आ सकते हैं, हम भी सरकार बना सकते हैं अगर हम कम्युनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट कर ले तो। लेकिन हमारा ये फंडामेंटल सैद्धांतिक निर्णय है कि हम चुनाव हारना मंजूर करेंगे, लेकिन हम सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक बार ये मुल्क सांप्रदायिक बन गया तो ये वही बनेगा जिसके आप लोग कहते हैं कि कौन सा, आप मुझे बता दीजिए सांप्रदायिक मुल्क में लोग जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं या पनपना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं कर। सांप्रदायिक मुल्क कभी भी, और जितने भी प्रगतिशील देश हैं आप देखिए वहाँ रिलीजन होगा, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप अपने घर में 5 वक्त, स्टेट का मैटर नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि रिलीजन हैज़ टू मेक, मतलब एक स्टेट हैज़ टू मेक अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विथ रिलीजन। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनको किसी भी मंदिर, मस्जिद में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि आप सबके हैं। अगर आप अपने घर में हवन करिए ना, अपने घर में 5 वक्त की नमाज पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्टेट को रिलीजनलेस रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सेकुलर मुल्क हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम तो ये कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं भारत माता, भारत माता, हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर भारत तुम्हारी माता है तो संविधान तुम्हारा बाप है। ठीक है। हाँ। लेकिन एक दावा लगातार मीडिया में चलता गया, आपके नेता राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी जी राज्यसभा जा रहे हैं, सपा के समर्थन से, आपका गठबंधन भी है। दावा किया गया कि उनका नाम नहीं था, जो डिंपल यादव जा रही थी उसका नाम हटाकर फिर जयंत चौधरी को लाया गया, और अगर कहीं बीजेपी खेल ना कर दे, जयंत चौधरी को अपने पाले में न लिया, इस डर से जो है समाजवादी पार्टी ने उनको भेजा है राज्यसभा। इस बात में कितना दम है, क्या अप्रोच किया गया? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई लिस्ट आई होती कि डिंपल यादव जी का नाम है, फलाने किसी का नाम है, तो मैं इस बात को मानता। लिस्ट तो कोई नहीं आई थी। स्पेकुलेशन और कयासों पर जाहिर सी बात है मीडिया के पास भी कोई पुख्ता सोर्स तो थे नहीं, और जावेद अली जाएंगे ये भी किसको पता था? वहाँ भी लोग 4 नाम गिनवा रहे थे, कोई ये जाएगा, कोई वो जाएगा। कपिल सिब्बल का किसी को पता था कपिल सिब्बल जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, राजनीति में ये बड़े निर्णय हैं, इसको सोच विचार करके, कैलकुलेट करके लिए जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने अनाउंस किया, अखिलेश यादव चाहते तो 31 तारीख को अनाउंस करते, उन्होंने कर दिया ना। तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अच्छा, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने, जब ये मामला चल रहा था राज्यसभा का, ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने जाटों को धोखा दिया। बीजेपी वाले 8 राज्यसभा भेज रहे हैं, कितने जाट भेज रहे हैं? एक भी नहीं भेज रहे हैं। तो ये बात बीजेपी को जवाब देना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी सवाल लगातार उठाई, कैबिनेट में भी उस तरह से जो है दर्जा नहीं मिला है, एक भी नहीं है। पहली बार आजाद भारत में हुआ है कि कोई भी जाट केंद्रीय मंत्री नहीं, कैबिनेट में नहीं है। राज्य मंत्री हैं बालियान जी, और राज्य मंत्री क्या होता है हम भी जानते हैं, ओएसडी उससे ज़्यादा ताकतवर होता है राज्य मंत्री से। और मुझे लगता है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन कोई मैथमेटिक्स नहीं है। हमारी विचारधारा एक है। हम लोग कमेरा वर्ग की जो राजनीति करते हैं, कमेरा मजदूर वर्ग की, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर समाजवाद आए, सामाजिक न्याय आए, उस विचारधारा के आधार पर हो रहा है। आपको क्या लगता है जयंत चौधरी जी चाहते तो सिंधिया नहीं बन सकते थे, जितिन प्रसाद नहीं बन सकते थे? इससे बेटर ऑफर होता। लेकिन ये सैद्धांतिक निर्णय है कि हम सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करेंगे। क्या 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है, और इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल हराया जा सकता है। मुझे लगता है कि विपक्ष को सबसे प्रथम इस बात पे तय करना पड़ेगा कि उन्हें किस आधार पर चुनाव लड़ना है। अगर आप बीजेपी के पिच पर जाके चुनाव लड़ोगे, अगर राहुल गांधी जी अपना जनेऊ निकाल के या टीका लगा के या मंदिर जाके दिखाएंगे कि मैं बीजेपी से बड़ा हिंदू हूँ, तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। आप कई लोग कहने लगे भाई बीजेपी का प्रिंसिपल चैलेंजर आज के टाइम में अरविंद केजरीवाल, आप मानते हैं सर? नहीं, मैं तो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को साथ ही मानता हूँ। दोनों आरएसएस से आए हैं, दोनों का अपना एक ट्रेनिंग रहा है, और आम आदमी पार्टी इज द राइट विंग पार्टी।